आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने आज हिंडाल्को की नई ब्रांड आइडेंटिटी को लॉन्च किया। कुमार मंगलम बिरला ने हिंडाल्को के लिए 45,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐलान भी किया। यह निवेश एल्यूमीनियम, कॉपर और स्पेशलिटी एल्यूमिना कारोबार में किया जाएगा। This is the Hindalco story, a journey of innovation, pioneering solutions, and sustainability, all at an unprecedented scale. A journey whose next chapter marks a transformative path from a metal supplier to an engineered solutions partner. And we are committing rupees 45,000 crores across the aluminium, copper, and specialty alumina businesses to deliver both upstream as well as next-gen high-precision engineered products to our valued customers. कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हिंडाल्को देश में ईवी मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर के लिए सॉल्यूशंस मुहैया कराएगी। कंपनी का ऐसे मेटल्स पर फोकस है जो ईवी रिवॉल्यूशन को ड्राइव करेंगे। Aluminium, copper, and alumina are integral to solar modules and battery storage. In battery materials, we are pioneering the metals that will drive India's EV revolution. From aluminium and copper foils for anode and cathode materials to specialty separators, we collaborate with cell manufacturers and innovators across the value chain. Our battery foil plant at Aditya and a fabrication plant at Chakan are set to provide high-performance, sustainable alternatives to traditional automotive components, especially made for the EV industry. We are also setting up India's first copper foil factory for EVs. Beyond EVs, we are driving high-speed transportation. For example, our copper silver and copper magnesium alloys enable high-speed rail systems worldwide, and our high-precision aluminium extrusions have powered India's first Hyperloop test track. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। डीएसी ने 54,000 करोड़ के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या हुआ आज की बैठक में? देखिए, यहाँ पे दो तरीके के बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला तो आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा क्षेत्र में सरकार ने 3 तरह के इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 54,000 करोड़ रुपए है डिफेंस सेक्टर की। दूसरा तरीका का जो बड़ा फैसला वो ये है कि पूरे डिफेंस सेक्टर में जो सामान खरीदे जाते हैं उसमें बड़े पैमाने पर रिफॉर्म करने का फैसला लिया है और सामान खरीदने की समय सीमा जो है उसमें अच्छी खासी कमी की जाए। इससे जुड़ी हुई प्रक्रिया को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो घरेलू इक्विपमेंट खरीदने को मंजूरी दी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको यह है कि T90 टैंक होता है। उस T90 टैंक में अब तक 1100 HP के इंजन लगते थे। उस 1100 HP की बजाय अब 1350 HP के इंजन लगेंगे और इसके लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे खास तौर से काफ़ी ज़्यादा क्षमता बढ़ जाएगी, सैन्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा वरुणास्त्र टॉर्पीडो को मंजूरी दी गई है। ये नेवी के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। ये शिप से होता है, सबमरीन के लिए होता है और इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होगा। ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी यहाँ पे मंजूरी दी गई है, ताकि वहाँ पे इसकी क्षमता बढ़ाई जाए। और इसमें से अधिकांश सामान जो है वो घरेलू इंडस्ट्री बनाती है। घरेलू इंडस्ट्री बोले तो इसमें BEL यानी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, तो ये 2 कंपनियां हैं जो खास तौर से इसमें से कई सारी चीज़ों को बनाती है। जैसे BDL वरुणास्त्र बनाती है, ऐसे बाकी इक्विपमेंट BEL बनाती है। तो इन दोनों कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एक्स के मुताबिक सरकार गैर कानूनी सेंसरशिप कर रही है और कंपनी को सहयोग पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए मजबूर कर रही है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा।
बुधवार को हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार ग्रोक के जवाबों को लेकर के सख्त हो गई है और उसने एक्स के साथ इसकी चर्चा शुरू कर दी है। एक्स से पूछा गया कि बताइए ग्रोक मॉडल को किस तरह से ट्रेन किया गया है, और अब एक बार फिर एक्स और सरकार एक बार फिर आमने सामने है। एक्स ने कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एक्स का कहना है कि सरकार उसे सहयोग पोर्टल ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर रही है, खासतौर पर कि सरकार आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस एक्ट के तहत सरकार कंपनी को निर्देश दे रही है, लेकिन सरकार उसको जो सेक्शन 69A के तहत जो भी सेफगार्ड्स मिलते हैं उसका पालन बिल्कुल भी नहीं कर रही है। सेक्शन 69A के तहत कंपनियों को कई तरह के सेफगार्ड दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर जोर दिया, लेकिन एक्स का कहना है कि सरकार उसका पालन बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अब जो कर्नाटका हाईकोर्ट है इस मामले की सुनवाई 27 मार्च को करेगा, लेकिन एक बार फिर एक्स और सरकार आमने सामने आ गई है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत से अमेरिकी सामान पर टैरिफ घटाने की उम्मीद जताई है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि भारत टैरिफ को काफ़ी हद तक कम करने जा रहा है, लेकिन 2 अप्रैल से वो यानी अमेरिका भारतीय सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना टैरिफ भारत लगाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा ड्यूटी लगाते हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका मल्टी सेक्टर ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत भी कर रहे हैं। इधर नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस हिंसा के पीछे कुछ बांग्लादेशी नागरिकों का हाथ हो सकता है। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से संबंधित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। ये खतरनाक पोस्ट एक बांग्लादेशी यूज़र द्वारा किया गया था जिसमें उसने लिखा था कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना थी और भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। जांच में पता चला है कि उस अकाउंट को चलाने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है और उसने ये संदेश बांग्लादेश से ही पोस्ट किया था। साइबर सेल ने फेसबुक से संपर्क करके उस अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। साइबर सेल ने अब तक ऐसे 126 पोस्ट की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। इधर नागपुर हिंसा मामले में आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। फहीम खान नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है। साइबर सेल में दर्ज एफआईआर में फहीम खान पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है, और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टी थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं, और उसमें जिस प्रकार से जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हिंसा का एक भी दोषी बचेगा नहीं, पुलिस पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं फडणवीस ने आयत वाली चादर को जलाने के आरोपों को झूठा करार दिया है। बाची कबर जाली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या। नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एएसआई ने औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी है, कब्र को ढक दिया है। औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है और कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र के पास एक हिस्से पर पर्दा लगा था, सुरक्षा को देखते हुए वहां पर स्टील की दीवार लगा दी गई है। कब्र के अंदर जाने से पहले पुलिस सभी की गहन जांच के बाद ही लोगों को अंदर भेज रही है। कब्र पर आने वाले को कोई भी अनुष्ठान करने या चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं है। हालांकि औरंगजेब की कब्र पर आने जाने पर कोई रोक टोक फिलहाल नहीं है। देश भर में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच बहराइच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन ठीक नहीं है। योगी ने ऐसे लोगों को देशद्रोही बताया। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा,
जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। इधर महाराष्ट्र में दिशा सालियान केस भी फिर से गर्मा गया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करके जांच सीबीआई को सौंपी जाए। दिशा सालियान के पिता वकील निवेश ओझा ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार में इस केस में लापरवाही हुई थी और मामला दबा दिया गया था। मर्डर के समय इस यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने, उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर, सूरज पांचोली एंड अदर, सबके खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। सारे जो उस समय अवेलेबल एविडेंस थे वो दे दी गए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा सालियान की मौत का मामला उठा। बीजेपी विधायक अमित साटम ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। अमित साटम ने विधानसभा में कहा कि दिशा सालियान की मौत नहीं, हत्या हुई है। इससे पहले सुबह महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने दिशा सालियान मामले को लेकर प्रदर्शन किया। शिवसेना शिंदे गुट ने इस मामले की जांच की मांग की है। सायंकाळी दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान यांनी काही आरोप केलेले आहेत अध्यक्ष महाराज। त्या आरोपामध्ये तिच्यावरती बलात्कार, गँग रेप करून तिचा खून करण्यात आला अशा प्रकारचा संशय त्यांना आलेला असून त्या संदर्भामध्ये माननीय न्यायालयाच्या समोर ते याचिका करीत आहेत अध्यक्ष महाराज। एक्टर सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में ही इस पर जवाब देंगे। मेरी बदनामी की कोशिश पिछले 5 सालों से हो रही है, चलती आई है। अब अगर कोई आज बात कोर्ट में है तो कोर्ट में जवाब देंगे। मैं तो लड़ते आया हूं और अभी भी आप ही के लोगों में हूं। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूं। मात्र यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। आदित्य ठाकरे के बचाव में शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से उतर आई है। संजय राउत का कहना है कि दिशा सालियान का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ था। वहीं शिवसेना मामले में तूल देने में लगी है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति, औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। 13 महीने बाद पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया गया है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रात भर पुलिस का एक्शन चला। पुलिस ने किसानों के टेंट को बॉर्डर से हटा दिया। प्रदर्शन कर रहे कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में लिया है। इधर आंदोलन करने वाले किसानों पर पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई की बीजेपी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल समेत अन्य दलों के नेताओं ने आलोचना की है। वहीं एमओएस भगीरथ चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसानों से कोई मतलब नहीं है।
ये कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। भला करते तो आज किसान की यह हालत रहती क्या। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए। इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे और इस देश के अन्नदाता को समृद्ध और खुशहाल करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हाईवे जाम रहने से पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था, इसलिए बॉर्डर खाली करवाया गया है। बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। आवाज अड्डा में भी आज इसी पर होगी चर्चा। किसान आंदोलन पर बुलडोजर 7:57 पर जरूर जुड़िए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आज की बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में बुल्स की रफ्तार तेज रही। तेजी का चौका लगाते हुए सेंसेक्स निफ्टी ने बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स 899 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 283 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी करीब 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। आज के बाजार में मिड कैप, स्मॉल कैप के शेयर भी चमके। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताएं कंचन, आज कहां रही तेजी और कहां थोड़ा मंदी देखने को मिली? तो डेफिनेटली आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज किस तरीके का रहा। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो भारतीय एयरटेल ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। टाइटन यहाँ पे 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। साथ ही साथ आयशा मोटर्स 3% और बजाज ऑटो में भी 3% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक की अगर बात करी जाए तो इंडसइंड बैंक 1.5% की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस 1%, ट्रेंड में हमें 0.18% की कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही साथ जो श्रीराम फाइनेंस है यहाँ पे भी आधा % का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो भारत फोर्ज 5.5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। फीनिक्स मिल्स में 4.5%, मैक्स हेल्थ केयर 4.5% और मैनकाइंड फार्मा में भी हमें करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में देखा जाए तो पॉली कैप वायर सेगमेंट जितना भी था आज वायर केबल में, तो वहां पे एक्शन भरपूर बना हुआ था क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस की वायर केबल सेगमेंट में एंट्री हो गई है, जिसके चलते पूरा सेक्टर ही आज एक्शन में था। पेटीएम ये काफी लंबे टाइम से खबरों में बना हुआ है और रिफ्लेक्शन आज के सत्र में भी देखा गया है। वोडाफोन आइडिया 3.25% और साथ ही साथ पूनावाला फाइनेंस में भी हमें 2% की कमजोरी देखने को मिली है। और गर्मी के दस्तक देते ही एयर कंडीशनर्स का बाजार सज चुका है। इस सीजन में आपको एआई और एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स की नई वैरायटी देखने को मिलेगी। वक्त से पहले भीषण गर्मी के दस्तक देने से कंपनियों को 40% तक ज्यादा सेल की भी उम्मीद है। पिछले कुछ सालों से देश में भीषण गर्मी पड़ रही है और एयर कंडीशनर्स अब लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन गए हैं। एयर कंडीशनर कंपनियां भी हर सीजन दाम और डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर नए एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। इस बार कंपनियों का फोकस इनोवेशन, एआई, एनर्जी रेटिंग और एफिशिएंसी पर है। ब्लू स्टार कंपनी ने इस सीजन में करीब 150 नए एयर कंडीशनर्स लॉन्च किए हैं, जिनकी रेंज करीब 29,000 रुपए से शुरू होती है। So as of now, the market is doing extremely well, and we expect at least 25 to 30% growth in the summer season. गोदरेज अप्लायंसेस के मुताबिक फरवरी से ही डिमांड बढ़ गई है और ज़्यादातर डिमांड एनर्जी एफिशिएंट कैटेगरी में देखने को मिल रही है। हमारे गोदरेज का भी फोकस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टार 5 स्टार में ज़्यादा ऑप्शंस दे कस्टमर्स को, ताकि वो आके हमारे हाई स्टार प्रोडक्ट्स को खरीदे और अपना बिजली के बिल जो है घटाएं और फायदेमंद रहे।
एक अनुमान के मुताबिक पिछले 2 सालों में देश में एसी की बिक्री दुगनी हुई है। 2023 में 85 से 90 लाख एसी बिके थे। 2024 में बिक्री बढ़कर करीब 1.25 करोड़ यूनिट हो गई। इस बार बढ़ती डिमांड के चलते कीमत में 3 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केतन जोशी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम के लिए बीसीसीआई ने खजाना खोल दिया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने टीम के लिए 58 करोड़ कैश प्राइज की घोषणा की है। ये इनामी रकम खिलाड़ियों के साथ साथ कोच, सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेगा। बता दें कि भारत ने 9 मार्च को न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला लखनऊ डिफेंस एक्सपो जमीन घोटाले से जुड़ा है। अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम भी रह चुके हैं। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश वर्तमान में सचिव औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का शादी के 4 साल बाद आज तलाक हो गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दोनों का तलाक ऑफिशियल हुआ। मुंबई की फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को इस पर मुहर लगा दी है। दोनों 2.5 साल से अलग रह रहे थे। इनकी शादी 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। चहल के वकील नितिन कुमार गुप्ता ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की संयुक्त याचिका स्वीकार कर ली है। अब दोनों पति पत्नी नहीं रहे। वहीं चहल के वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों के बीच 4.25 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ है। चहल ने धनश्री को 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही दे दिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।